नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ डॉक्टर SM सिंह हैं, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। और वो हमसे चर्चा करेंगे गर्मी में सर्दी और खांसी होने के होम्योपैथिक इलाज। तो प्रोफेसर SM सिंह का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। सभी सीनियर डॉक्टर को सभी को सादर बंदे मेरा नमस्कार। आप मुझे अवसर देते हैं बोलने का, मैं आपका ऋणी हूँ। आज आपने जो विषय दिया है कि गर्मी में जुकाम, गर्मियों का सर्दी खांसी, तो ये तो बड़ी आम बात है कि जाड़े के दिनों में होता है। परंतु गर्मियों के मौसम के आते ही ज्यादातर लोग फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बर्फ वाली ड्रिंक्स का सेवन करने लगते हैं। तो और हर वक्त एसी में, कूलर में बैठे रहते हैं। ये सारी चीज भले ही हमें गर्मी से राहत दें, लेकिन इन सभी से शरीर को नुकसान पहुंचता है। कई बार हम लोग एसी से सीधा बाहर धूप में जाते हैं या धूप से सीधा एसी में आ जाते हैं, और धूप से आकर हम तुरंत ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो गर्मी के मौसम में लोगों को सर्दी जुकाम खांसी जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड्स की समस्या सिर्फ सर्दी के मौसम में होती है, तो ऐसा नहीं। बहुत से लोग गर्मियों में होने वाली सर्दी जुकाम को एलर्जी समझने की भूल भी करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सर्दी जुकाम सर्दी के मौसम में हुआ है या गर्मी के मौसम में हुआ है। इसका कारण हमेशा वायरस ही होता है, और सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग, कि करीब 2 से अलग अलग तरह के वायरस होते हैं जिनकी वजह से सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन सबके लक्षण अक्सर प्रायः एक जैसे होते हैं, जैसे छींक आना, नाक से पानी बहना, गले में खराश आदि आदि। सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या करें? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम होने पर एंटीबायोटिक की सेवन करने से उनकी सेहत में सुधार हो जाएगा, लेकिन ये भ्रम है, ये भूल है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉमन कोल्ड की समस्या वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं। और एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया जनित रोगों में बीमारी पे असर करती है, प्रायः वायरस पे नहीं। लिहाजा आजकल की गर्मियों में जो सर्दी जुकाम होने के कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज करने का तरीका क्या है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही तो आज चर्चा का विषय है। यही तो आपने आदेश और निर्देश दिया मुझे कि गर्मी में जुकाम होने के कारण, सर्दी और ठंड से के महीने में इंसानों को कॉमन कोल्ड या वायरस इन्फेक्शन की समस्या जरा सी वायरस की वजह से होती है, क्योंकि वो ठंडे मौसम में बेहतर तरीके से वायरस जीवित रहते हैं और वो आक्रमण करते हैं, जबकि गर्मियों के मौसम में ये परत इन्फेक्शन का परिदृश्य बदल जाता है। अतः गर्मियों में जिस वायरस की वजह से सर्दी जुकाम हो सकती है, उसका नाम है एंटेरोवायरस। अब एंटेरोवायरस न्यूयॉर्क स्थित वेस्ट हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संक्रामक बीमारियों के अनुसंधानकर्ता डॉक्टर माइकल पीवी वेरे ने कहा, क्या कहते हैं कि आम तौर पर गर्मी और सर्दी में होने वाला जुकाम अलग अलग वायरस की वजह से हो सकता है। जब हम
समर कोल्ड यानी गर्मी में सर्दी जुकाम की बात करें तो हम एंटेरोवायरस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। बाहर का वातावरण गर्म होने के बावजूद एंटेरोवायरस की वजह से कॉमन कोल्ड की समस्या हो जाती है, अतः लोगों को आसानी से संक्रमित कर सकते हैं। हम एक बात आपकी जानकारी के लिए कहना चाहते हैं कि डेविडसन की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिखा है, इन्फ्लुएंजा ट्रीटेड विल टेक 7 days, नॉन ट्रीटेड विल टेक 1 week। अगर इस तरीके के वायरस जनित रोगों का इलाज करेंगे तो 7 दिन लगेगा, और अगर इलाज नहीं करेंगे तो 1 सप्ताह लगेगा। इस शब्दों की जबलरी देखिए, नॉन ट्रीटेड विल टेक 1 week, नॉन ट्रीटेड विल टेक 7 days। अतः सेल्फ लिमिटेड डिजीजेज हैं जैसे निमोनिया 9 days, टाइफाइड 4 weeks, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। उधर में जाके तो सर्दी के घरेलू उपाय हमारे नाक और कंठ में मौजूद ऊतकों को आंखों में, पचन तंत्र की ओर, शरीर के कई दूसरे हिस्सों में भी प्रभावित कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार तो राइनो वायरस है, वो राइनो वायरस होगा जो सर्दी जुकाम में, लेकिन एंटेरोवायरस इंसानों को प्रभावित करने वाला दूसरा वायरस आजकल गर्मी में जो वैसे ही सर्दी जुकाम बुखार कर दे, इसकी वजह कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं होता। वैसे तो ये किसी भी उम्र के लोग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जैसा कि बाकी वायरस इन्फेक्शन के साथ भी होता है, एंटेरोवायरस बच्चों में भी ज्यादा देखने को मिलता है। अतः गर्मी में सर्दी जुकाम, खांसी आदि में होने वाले सर्दी जुकाम भले ही अलग तरह के वायरस की वजह से हो, एंटेरोवायरस, लेकिन इसके लक्षण सर्दियों में होने वाले सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। नाक तो वही है, छींक तो वही है, तो नाक का बहना, नाक से पानी आना, छींक का आना, खांसी आना, जकड़न महसूस होना, कंजेशन, तो सिर में दर्द होना, गले में खसरा या गले में तकलीफ होना, शरीर की ऊर्जा में कमी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द महसूस होना, अजीब सा बुखार जैसा फीलिंग होना, ठंड के मौसम में होने वाले कॉमन कोल्ड में सर्दी जुकाम के अलावा बुखार भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, खासकर वयस्कों में। लेकिन समर कोल्ड जो एंटेरोवायरस की वजह से होता है, इसके कारण जुकाम के साथ ही अचानक बुखार भी हो सकता है। कुछ एंटेरोवायरस जो बहुत कॉमन नहीं है, उनकी वजह से कंजक्टिवाइटिस या जिसको कहते हैं पिंक आई हो गई, समस्या हो गई, स्प्रिंग कटार कहते हैं। बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं कि बच्चे का पीला हो गया, आंख का कंजक्टिवाइटिस देखो तो स्प्रिंग कटार। अच्छा, जिनकी आंखें लाल हो जाती हैं तो आंखों की बाहरी सतह में सूजन भी हो जाती है, और कई बार त्वचा पर चकत्ते, रैशेज, अर्टिकेरिया, एलर्जिक रैशेज आदि भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंटेरोवायरस की वजह से हेड फुट माउथ डिजीज भी हो जाती है, जिसमें हाथ पैर, मुंह और कंठ में छाले और फुंसी भी हो जाती है। अब उसको लरेंजाइटिस कहें, फरेंजाइटिस कहें, एलर्जिक रेनिंजाइटिस कहें, नॉन स्पेसिफिक फरेंजाइटिस कहें, आदि नाम कुछ भी दे सकते हैं। साथ में तेज बुखार और बेहद दुर्लभ मामलों में एंटेरोवायरस हृदय और मस्तिष्क को भी प्रभावित करते, बट दैट इज वेरी रेयर, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस और मायोकार्डाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है, बट दैट इज वेरी रेयर, क्योंकि ये वायरस वहां तक नहीं पहुंचता प्रायः। गर्मी में जुकाम कितने समय के लिए हो सकता है, ये चिंता का विषय है। वैसे तो बहुत से लोगों में ये मानना है कि गर्मी में होने वाली सर्दी जुकाम की समस्या हमेशा ही बदतर और कष्टकारी होती है। ठंड के मौसम में होने वाले जुकाम की तुलना में ज्यादा समय तक बनी रहती है,
इस दावे को साबित करने के लिए क्लिनिकल सबूतों की, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, जो कि कम है। औसतन कॉमन कोल्ड की समस्या करीब 10 दिनों तक रहती है। 7 दिन के बाद लक्षणों में कमी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि डेविडसन की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में साफ साफ लिखा है कि ट्रीटेड इन्फ्लुएंजा विल टेक 7 days एंड नॉन ट्रीटेड इन्फ्लुएंजा विल टेक 1 week। तो 1 सप्ताह और 7 दिन में क्या फर्क है? शब्दों की जोगलरी, वर्ड्स जोगलरी है। सर्दी जुकाम की होम्योपैथिक दवा का विषय आएगा। इलाज वयस्कों की तुलना में बच्चों में जुकाम की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है। बच्चे 7 दिन में कम से कम रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कई बार वयस्कों में, एडल्ट्स में सर्दी जुकाम की समस्या 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक भी जा सकती है। जुकाम को ठीक होने में गर्मी के दिनों में आजकल कितना समय लगेगा, एक प्रश्न है। ये मुख्य तौर पर इस बात पे निर्भर करता है कि मरीज की उम्र कितनी है, उसकी सेहत कैसी है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, उसके जीन्स और बाकी फैक्टर्स भी अहम रोल निभाते हैं। तभी हम निर्णय लेंगे द प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज के विषय में कि कितने दिन रुकेगा, कैसा करेगा। जितनी जल्दी जुकाम का इलाज करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। और गर्मियों में जुकाम और सर्दी के जोखिम कारक हैं कि किसी व्यक्ति को गर्मी में सर्दी जुकाम तब होता है जब वे किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा वायरस या कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं। फिर चाहे वो म्यूकस के जरिए या मल से या लार से या थूक से या बलगम से किसी तरीके से ट्रांसमिट हो, स्राव से संपर्क में आ जाते हैं कंटैक्ट में। उदाहरण के लिए अगर कोई बीमार व्यक्ति अपने हाथों से में खांसता, अपने हाथों में खांसता है या छींकता है, मुंह में हाथ लगा लेता, फिर हाथों को धोए बिना किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदूषित कर देता है, हाथ मिला लेता है, ये संक्रमण के रोग हैं और दूसरे व्यक्ति में भी वायरस फैल सकता है। तो गर्मी के जुकाम के समय जोखिम कारक ये हैं कि हम बच्चों ये होते हैं कि बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना, जो अपने हाथ साबुन पानी से साफ नहीं करते या बॉडी फ्लूइड्स को फैलाते हैं, सार्वजनिक जगहों जो पूरी तरीके से बंद हो वहां पर ज्यादा समय बिताना है या दूसरों के संपर्क में रहना, आदि चीजों से हम बचते हैं। और हाथों को नियमित रूप से साबुन या पानी या सैनिटाइजर सभी लोग जानते हैं। और तनाव, नींद की कमी, लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर लेते हैं। बहुत कम मौसम ठंड में हम खुद बचने की कोशिश करें जिससे कि खुद को सर्दी जुकाम से पूरी तरीके से बचाया जा सके। ये इन्फेक्शन न हो, इस काम करने के लिए हम लोग बचाव के तरीकों को जरूर अपनाना चाहिए और इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें। अतः इम्यून सिस्टम आप जानते ही हैं और उसको संतुलित आहार, भोजन ये सब होना चाहिए। और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए प्राकृतिक नुस्खे भी होते हैं, उनको अपना सकते हैं। प्रॉपर नींद जरूर होना चाहिए। हमें पर्याप्त नींद आती है तो ठीक रहता। अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। सार्वजनिक, जैसा चर्चा किया कि सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। जिनको जुकाम हो उनसे जरा बच के रहना चाहिए। गर्मी की सर्दी जुकाम से मिलते जुलते जो औषधियाँ हैं उनकी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि औषधियाँ हमारी होम्योपैथिक उपादेयता क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया, हमसे बेहतर आप लोग इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु आर्सेनिक एल्बम एक औषधि होम्योपैथी की है, तो कभी कभी लोग भूल से आर्सेनिक कह जाते हैं। तो हमको एक शिक्षक के नाते पूछना पड़ता है कि आर्सेनिक ब्रोम है, ब्रोमेटम है, सोराइसिस की दवाई है, या आर्सेनिक आयोड है तो ट्यूबरकुलर जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों की उनकी दवाई है, या आर्सेनिक सल्फेबेरम है, लिपोडर्मा की दवाई है। तो बताना पड़ेगा ना कि आर्सेनिक एल्बम, तो वो मेडिसिन सबमिट किया आ गई आर्सेनिक एल्बम में। तो ब्राह्मणिया, क्योंकि जैसे कैली हम कह दें तो आप कैली बाइक्रोम कह रहे हैं, कैली ब्रोमेट्रम कह रहे हैं कि कैली आयोड कह रहे हैं,
कि क्या कह रहे हैं। आता आर्सेनिक एल्बम, पूरा नाम ही लेके बात करें, नहीं तो कोई आर्सेनिक ब्रोम दे जाएगा। ग्रेट, जिसमें प्रोसेसन हो विथ रैपिड सिंकिंग और वाइटल फोर्सेस, बड़ी तेजी से गिरते हो, कमजोर हो जाता हो। जो मरीज इस तरीके के आजकल सर्दी जुकाम से पीड़ित हो, गर्मी में मेंटली जो रेस्टलेस हो, बट फिजिकली टू वीक टू मूव, कैन नॉट रेस्ट एनीमोर। अब वो आर्सेनिक का रेस्टलेस कर रहा बार बार। तो उसने कहा अरे रेस्टलेस तो रेस्ट्रक्स भी करता है इधर से उधर, तो रेस्ट्रक्ट इसलिए करता है कि मूवमेंट गिव्स रिलीफ। तो वो फिजिकल रेस्टलेसनेस है और ये मेंटल रेस्टलेसनेस है। इसको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो करवट बदलता है बार बार, परेशान है, तो मेंटली रेस्टलेसनेस है, चेंज ऑफ पोजीशन, या फिजिकली रेस्टलेस मूवमेंट्स करता तब उसको आराम मिलता कि रेस्टलेस में जा रहा, ये मेंटल का है। अतः बर्निंग थर्स्ट भी है इसमें। लेकिन बर्निंग थर्स्ट में बहुत ध्यान रहे कि थर्स्ट है विदाउट ए स्पेशल डिजायर ऑफ ड्रिंक, पानी नहीं पीना चाहता, लेकिन जो मुंह में जलन हो रही है तो जलन हो रही है। अरे भाई जलन हो रही तो जरा सा आओ याद कर लें कि डॉक्टर कैंस्टाइन हेरिंग से कहा गया कि आप खिलाफ में लिखिए, होम्योपैथिक के सर्जन थे, उनके बॉस ने कहा कि आप लिखिए। लेक्चर बड़े बुक खरीदे गए, किताबें खरीदी गई, होम्योपैथिक के खिलाफ लिखना शुरू हुआ। क्या ये हैनीमैन साहब कहाँ से लाई? इसी बीच में डॉक्टर कैंस्टाइन हेरिंग के दाहिने अंगूठे में चाकू लग गई, नाइफ लग गई सर्जरी करते समय, और डॉक्टर हेरिंग के अंगूठा राइट में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन भी कई तरीके से होता है, ड्राई गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन आप लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी गैंग्रीन इतनी हो गई कि जलन होने लगी, इतनी कि बर्निंग लाइक फायर, और इतना जलने लगा कि वो कहे कि किसी पैथी में कुछ हो तो हमारा अंगूठा ठीक कराएं, क्योंकि अंगूठा अगर कटेगा, एम्पुटेशन इज वेरी एसेंशियल रादर क्वाइट इंडिस्पेंसेबल। मैं जानता हूं कि मेरा अंगूठा कटेगा, आवश्यक ही नहीं है, परमा आवश्यक है, परंतु कोई बचा सकता है क्या? अब उसमें होम्योपैथ आया। अब बातें होने लगी हेरिंग से। बोले क्या फीलिंग है? बोले जलता है, बर्निंग लाइक फायर। अच्छा, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है गैंग्रीन का, कॉमन सिम्टम है डिजीज का। तो बोले कि आराम कैसे मिलता? कहीं जब स्टोव जलाता हूँ, स्टोव की हीट, एक्सटर्नल हीट से, अब देखिए अनकॉमन हो गया, बर्निंग लाइक फायर, हीट है जैसे आग जल रही हो, और बाहर की हीट से आप उसको सेक रहे हैं तो आराम मिलता। दिस इज ए पेक्यूलियर, दिस इज ए स्ट्रेंज, दिस इज अनकॉमन, दिस इज होम्योपैथी एंड दिस इज आर्सेनिक। आर्सेनिक 6 वाज गिवन और उनका अंगूठा बच गया, एम्पुटेशन नहीं हुआ। सी हेरिंग ने सौगंध दिखाई कि आज के बाद से पूरा जीवन मैं होम्योपैथिक में दूंगा, जिसने मेरा अंगूठा बचा दिया। अंगूठा कट जाता तो हम नोट नहीं गिन सकते, डॉलर नहीं गिन सकते, पाउंड नहीं गिन सकते। अंगूठा कट जाए तो कप को उठा के, एक गिलास को उठा पानी नहीं पी सकते। अंगूठा कट जाए तो आप पेन लेके अपनी थीसिस नहीं लिख सकते, और फिर भी इसका इंप्रेशन दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता। तो टू थिंग्स आर नॉट अलाइक इन द वर्ल्ड, इसलिए एक ही मेडिसिन सबको क्यों देते हो? हम इसके अपोजिट सिकेलिका की तरफ जा सकते हैं। सिकेलिका में कहता है अरे ठंडक लग रही, बर्फ जैसे ठंडक लग रही, कैसे आराम मिलेगा? गर्मी हटाओ, बर्फ डालो। अरे फीलिंग लाइक ए आइसी कोल्ड वाटर गैंग्रीन में, और कहता बर्फ डालो, बर्फ, तो वो भी अनकॉमन। उधर चला जाऊंगा तो ब्रीदिंग भी एस्थमेटिक, हम आर्सेनिक की बात कर रहे थे, और टीचर होने के नाते, रिटायर्ड टीचर, थोड़ा बहक गया था, माफ करिएगा, चलिए, तो माफ करें होंगे आप। तो ब्रीदिंग इसमें हो जाती, जुकाम में जो आजकल के वायरस हैं, और सिर और में गर्मी आ जाती है, और कंप्लेंट्स जितने होती हैं एनुअली रिटर्न होती हैं, लाइक कार्बोवेट में रिटर्न होगा, लेक्सिस में रिटर्न होगा, सल्फर में रिटर्न होगा, थूथम रिटर्न होगा, स्वाइनम में रिटर्न होगा। हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज है, व्हाट इज स्पाइनल कार्ड ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग ऑफ द आर्सेनिक एल्बम?
एमलरेशन, बर्निंग, नाक से पानी निकल रहा है, गर्म लग रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, गर्म लग रहा है, चेहरे पे गर्मी है, लेकिन जनरल कोल्ड की बेदिंग से रिलीफ है, परंतु जो पेन है, बर्निंग पेन, दैट इज रिलीव्ड बाय हीट. दिस इज अनकॉमन, दिस इज पिक्यूलियर और दिस इज इंडिविजुअलाइजेशन. अगर ढूंढा जाए आगे, आजकल के गर्मी के मौसम में जो दवाइयां हैं, तो जो टॉप पे मेडिसिन पहुंच रही, एमएल टाइलर में लिखा, डॉक्टर हेल ने इसका किया, जस्मिन से बनी, कितनी गजब की औषधि है. लोगों ने कहा कि अकेली मेडिसिन सबको क्योर कर सकती है, वो जेलसीमियम है. इतनी ब्रॉडकास्ट रेमेडी, लेकिन सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम के लिए होम्योपैथी दवा के लिए जेलसीमियम को कहाँ हम सोचते हैं. तो हम मेंटल जनरल सिम्टम पे देखें, डिजायर फॉर टू बी क्वाइट, बड़ा डरपोक होता है जेलसीमियम, डरा रहता है लेकिन शांत रहना चाहता, टू बी लेफ्ट एलोन, अकेले रहना चाहता. अब देखिए नेट्राम्यून चले जाना, वो भी अकेले रहना चाहता. केंट मेटेरिया मेडिका कहती है अकेले में रोता है, अकेले में रोता है. और केंट रिपर्टी कहती कि एक चीज नहीं भूल पाता नेट्राम्यून, इसके अगल बगल घूम रहा. नेट्राम्यून कहते क्या है कि ब्रूडिंग ऑलवेज डिसएग्रीएबल इवेंट्स, जो जीवन में बड़ी खतरनाक अपमानित घटनाएं हुई हैं उसको नहीं भूल पा रहा और एकांत में बैठ के रोता है. अकेला नेट्राम्यून है. क्रॉनिक ऑफ डिग्नीशिया, उधर नहीं जाऊंगा, ये भी डिजायर क्वाइट में है, लेकिन ये दूसरी तरीके से, क्योंकि इसमें डलनेस है, इसमें ड्राउजीनेस है और इसमें डिजीनेस है. अच्छा एक बात समझ लीजिए डॉक्टर, गर्मी हुआ, पसीना निकला, पसीना निकला, हाँ पसीना निकला, पसीना निकलता जा रहा, तो जो पसीना निकल करके कभी कभी हमारे ओंठ पे, मुंह पे आता है तो नमकीन लगता है, इसके माने पसीने से हमारे नमक निकल रहा. हाँ निकल रहा तो साल्ट निकल रही, तो धीरे धीरे हमारे शरीर की साल्ट कम हो गई. जब साल्ट कम हो गई तो हम डिप्रेशन में चले गए. इसलिए गांव में क्या कहते हैं, उन्होंने पानी में 2 चम्मच चीनी और 1 मटर के बराबर नमक मिलाया, सोडियम मिलाया. अरे सोडियम से होगा काम, पोटेशियम भी तो मिलाओ, 2 साल्ट तो हैं, तो पोटेशियम की जगह नींबू मिलाया और शरबत पी लिया. तो जो डिहाइड्रेशन हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था, डिजीनेस हो रहा था, ड्राउजीनेस हो रहा था ड्यू टू लॉस ऑफ साल्ट, वो आपने लिया. ओआरएस बिकता तो है, तो इसमें बड़ी भारी चीजें हैं. तो ये आप जानते हैं, हम क्या कहें कि बॉडी में हमारे सोडियम और पोटेशियम इन एंड आउट का बैलेंस चलता है. जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नहीं जीवित हो सकते. पोटेशियम आउट हो रहा, पोटेशियम इन हो रहा, सोडियम अंदर आ रहा, इसलिए सोडियम का लेवल न कम होने पाए और पोटेशियम का लेवल न कम होने पाए. इसलिए गांव में हम लोग प्राय एडवाइज करते, भाई चीनी का शरबत बना के, गुड़ का शरबत बना के, कार्बोहाइड्रेट मिल गया. अब आपने उसमें 1 मटर के बराबर नमक डाल दिया, सोडियम डाल दिया, सोडियम साल्ट मिल गया, यहाँ मिल गई. अब आपने नींबू निचोड़ दिया, हाँ नींबू निचोड़ दिया, पोटेशियम साल्ट मिल गई. तो फिजियोलॉजी अगर सीसी चटर्जी की पढ़ें, प्रैक्टिस आप मेडिसिन में जाएं, तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस ही इन आउट ही हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, इम्यून सिस्टम का. इसलिए पसीने में नमक, जो पसीना हुआ तो वाटर ही नहीं जा रहा, वाटर के साथ साल्ट भी जा रहा, और साल्ट धीरे धीरे कम होके हम डिप्रेस हो गए, हम मरोज हो गए, हम मेलंकलिक हो गए, हम ड्राउजीनेस हो गए, हम डिजीनेस हो गए. कब हो गए? समर सीजन में. इसलिए सेकंड पे 8th एडिशन एलेंस का लेफ्ट पेज में 11वीं लाइन, जनरल डिप्रेशन एज अ होल फ्रॉम द समर हीट, फ्रॉम द सन रेज, अकेली मेडिसिन. अतः जेलसीमियम को एम्फसाइज कर रहे हैं. अच्छा जब कमजोर हो गए, शरीर में पसीना नमक सब निकल गया, तो डज नॉट विश टू स्पीक और हैव एनी नियर, कोई नजदीक आके बात करे, भाई ना बात करो, ना भी सोचते हैं. इवन द पर्सन हु इज साइलेंट, चुपचाप पड़ा है, इग्निशिया भी चुपचाप पड़ा रहेगा. ब्रैकेट में लिखा हुआ वहां पर, इग्निशिया बोरिक में भी लिखा है, में क्यों, इग्निशिया में डिसअपॉइंटमेंट की वजह से दुखी है, और यहाँ गर्मी के दिनों में समर हीट से बहुत पसीना होकर के डिप्रेस हो गया. अब फिजिकल जनरल भी लाओ, जेलसीमियम का देख लें. जो मरीज आप देखते हैं, जो पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, सर तो जनरल डिप्रेशन, तो
3 तो डी आप जानते थे, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। चौथा डी डिप्रेशन, 4th डी हो गए। और कैसा? नॉट पर्टिकुलर, नॉट लोकलाइज, जनरल, एज होल पेशेंट। और काहे से डिप्रेस हुआ? भूखा है, प्यासा है और खाना नहीं मिला? नहीं, फ्रॉम द हीट ऑफ द समर, हीट ऑफ द समर और हीट ऑफ द स्टोव ऑफ रूम। अगर वहां परेशान होगा, धड़ दे पर से चिल्ला आ जाएगी सामने, कैर को वार्म रूम में जो होगा ना, मैं हूं, और भी दवाइयां आ जाएंगी, चिल्लाने लगेंगी। लेकिन हीट ऑफ द सन ऑफ द समर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम लीड्स टू जनरल डिप्रेशन इन जैलसीमियम। और नर्वस सिस्टम में इसकी वजह से क्या होगा? इट लीड्स टू लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हाथ पैर काम नहीं करने लगेंगे। अच्छा, तो लड़खड़ा के चल रहा। हाँ, तो एमएल टाइलर कह रहे हैं 3rd पैराग्राफ में, ड्रग ऑफ पिक्चर में, कि दिस वंडरफुल मेडिसिन, टॉप मोस्ट मेडिसिन ऑलवेज लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कंफ्यूज्ड है मसल्स, हाथ से उठाना चाहता कोई चीज, लेकिन मसल्स रिफ्यूज कर रहे हैं टू ओबे द विल। हम सोचे एक गिलास उठा ले, कांप रहा, कप उठा ले, हाथ उठा तो कांपने लगता है, ड्यू टू कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन इसमें होता है। अगर टाइम डॉक्टर साहब जिस समय हो जाए बता देंगे, क्योंकि मेरी कमजोरी है बोलते रहने की। थैंक यू वेरी मच, ओबलाइज्ड। क्योंकि एक टीचर को, वक्ता को कह दीजिए, वो हमारे गांव की तरफ कहते हैं कि धनी बत कहा और दयु किसान। किसान जो होता है वो बादल होता है, पानी खूब बरस गया, फसल सूख, वो उसमें डूब गई, और पानी नहीं बरसा, फसल सूख गई। और और धनी कौन है? जो बतकहा है, बहुत बातूनी बात करता हो, चाहे राजनीति हो चाहे डॉक्टरी हो। तो ये रोग हमको लग गया है, तो इसलिए माफ करिएगा, बता देना सर, इशारा कर देना। तो इसमें हम बात कर रहे थे जैलसीमियम में, तो कंप्लीट रिलैक्सेशन है, प्रोस्ट्रेशन है, होल मस्कुलर सिस्टम, और कहीं कहीं पैरालाइज हो जाता है। और अगर आप देखेंगे क्लार्क की डिक्शनरी में, मटेरिया मेडिका में, तो क्लार्क की क्लिनिकल डिक्शनरी में जब मटेरिया मेडिका देखेंगे, क्लार्क की डिक्शनरी में उन्होंने जैलसीमियम से बहुत लंबा एक केस दिया है कि किसी ने मदर टीचर कैसे पी लिया, फिर अपने बिस्तर तक नहीं जा पाया, लड़खड़ा के गिर गया, क्या क्या हो गया, आधा घंटा, ये वो सब कुछ बड़ा जबरदस्त इसलिए मस्कुलर सिस्टम को अटैच करता। बहुत सी दवाइयां हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं बुढ़ापे में, फाइन ट्रेमर सो रहा है तो लूलियस है, चलो चला। और राइटर्स क्रैम्प है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मैग्नीशिया फास्ट की बात कर रहा हूँ, ना राइटर्स क्रैम्प में मरकरी की बात कर रहा हूँ, ना ही हम बात कर रहे हैं अर्जेंटम नाइट्रम की। यहाँ तो जनरल डिप्रेशन की वजह से, कि आपने जो हमें टॉपिक दिया है वो दिया गर्मी के मौसम के दुष्परिणाम, सर्दी जुकाम बुखार आदि। और ये इसकी मॉडलिटी में देखेंगे तो बिफोर थंडर स्टार्म, ये भाई थंडर स्टार्म में याद आ गया डॉक्टर साहब। तो केंट की, आप केंट चलें, केंट की क्लिनिकल मेडिसिन से देखें, केंट की लेसर राइटिंग से मैं बोल रहा हूँ। एक लेडी आई भागती हुई, केंट से कही, जेम्स टायलर केंट से, क्या दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं आप? इतने दिनों से मैंने आपसे कहा, ये मैं लेसर राइटिंग केंट से बोल रहा हूँ, इतने दिनों से कह रही हूँ, मरीज देखते रहते हो, भीड़ लगते हो, दवाई देते हो। आज हमारी बेटी को फिर झटके आ गए, और झटके इतने आए, देखो थंडर स्टार्म है ना, बिजली कड़क रही है ना। आप बताइए, बिजली कड़क रही है इसलिए उसको झटके आए, तो केंट ने उसको फास्फोरस टेनियम एक डोज दिया ड्यूरिंग, और वो केस फिर दोबारा उसको नहीं आया। लेसर राइटिंग केंट का देखिएगा। और मैं अपनी बात कहूं, 74-75 में मैडम आई, बोले डॉक्टर एसएम सिंह, सुना है कि बहुत बोलते हो। हमने कहा कि हुक्म। सफेद बाल थे, मिच्योर्ड लेडी थी, छोटी गर्दन थी, स्पॉट सेटेड ने थे। बोले तो एक ने परिचय दिलाया कि मिसेज आईसीएस हैं। हमने कहा आईएएस तो सुना, आईपीएस तो सुना, आईएफएस सुना, आईसीएस क्या होता? बोले स्वतंत्रता के पहले 1947 के पहले आईएएस नहीं होता था, आईसीएस होता था।
मिस्टर रत्नाकर कमिश्नर उस पीरियड के हैं, उनकी मिसेज हैं ये, मिसेज रत्नाकर। तो हमने प्रणाम किया, लेकिन हमको रोडोडेंड्रॉन दे दो एक डोज 230 की। अच्छी महिला थी, चेहरे से लग रहा पढ़ी लिखी। तो हमने मैडम से कहा, हम बिल्कुल यंग थे, 75 की बात, हमने कहा 1975, हमने कहा मैडम क्या करेंगे रोडोडेंड्रॉन? कहने देखो बेटा, बुजुर्ग थे, कहने देखो बेटा मुझको चक्कर आ रहे हैं, कहीं बादल हैं, कहीं थंडर स्टॉर्म है। हमने कहा थंडर स्टॉर्म इलाहाबाद में एक बादल नहीं, कहीं कुछ नहीं। कहीं डॉक्टर यूनान का नाम सुना है? हमने कहा बहुत नाम सुना, उनकी किताबें पढ़ी, उनका प्रैक्टिस सुना, गजब की प्रैक्टिस थी, लंदन के डॉक्टर थे, कन्वर्टेड होम्योपैथ हो गए थे। सिर्फ एकोनाइट के केस पे वो फिर कभी मौका मिलेगा, वो गाली देते थे पहले होम्योपैथी को। अब डॉक्टर सी हेरिंग का देख लीजिए, जितना काम उन्होंने किया कोई कर सकता, उनका अंगूठा बचा। लेक्सिस की प्रूविंग किया कि लेसर राइटिंग के ऊपर 10 वॉल्यूम कांस्टाइन हेरिंग का, उसके ऊपर एलन्स की नोट बनी है, एससी एलन लिख रहे हैं। तो इन्होंने, यूनान ने इतना काम किया। कहा यूनान का नाम सुना? हमने कहा सुना, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी थे। कहीं उन्होंने मुझे कलकत्ता में बताया था, और जब चक्कर आए और बादल कहीं नहीं दिख रहे हैं, अप्रोचिंग टू थंडर स्टॉर्म। देखिए, केंट मेडिकल लेसर राइटिंग से हमने बोला ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, उस लेडी ने केंट की क्लिनिक में घुस के उनकी बेइज्जती किया, तो वो ड्यूरिंग था। ये अप्रोचिंग टू थंडर स्टॉर्म। एनी हाउ, डॉक्टर यूनान का नाम सुन करके हमने उनको रोडोडेंड्रॉन दे दिया। दूसरे दिन पेपर में पढ़ा, कानपुर में इतना पानी बरसा, इतनी बिजली गिरी, 4 आदमी मर गए थंडरस्टॉर्म से, इतनी बिजली गिरी। तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस को डॉक्टर साहब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ही पार्ट हैं तो 5 कंपोनेंट। थैंक यू। तो मैं कहा थंडरस्टॉर्म, दूसरे दिन पेपर में आया कि कानपुर में इतनी बिजली गिरी, तो अप्रोचिंग टू, तो जब अप्रोचिंग होता तो दूसरा है बिफोर थंडर स्टॉर्म इमोशन, तो जेलसीमियम है, एक्साइटमेंट बैड न्यूज से है, टोबैको से है, स्मोकिंग से है, और थिंकिंग से है। ये सब डिप्रेशन जब होते हैं तो हमारी जेलसीमियम है। इसलिए हम आगे अब चलते हैं कि डिस्क्रिप्शन जेलसीमियम के कितना भी कहें, एक्सीलेंट रेमेडी है, ये क्लार्क की डिक्शनरी ने कह दिया है। और बहुत ग्रेट नंबर ऑफ सिम्टम काजेस इसलिए ठीक करते हैं। हमारे गुरु डॉक्टर आर.के. कपूर ने एक बुक लिखी थी कि मैक्सिमम डिजीजेस आर क्योरेबल बाय जेलसीमियम इटसेल्फ, और उसका उद्घाटन उस पुस्तक का किया था डॉक्टर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर डीपी रस्तोगी ले गए, तो उनसे करवाया था। अब हम दूसरी चीज पे आ रहे हैं, दूसरी ड्रग पे। मटेरिया मेडिका तो बड़ी भारी चीज है, और नक्स ओमिका हमने यही कलकत्ता सीखा था कि सर्दी जुकाम हो, ये गर्मी के दिन हो, नाक बंद हो गई, नाक से सांस नहीं ले पा रहा, तो एक डोज जरा नक्स ओमिका देके देखना। नक्स की चीफली सक्सेसफुल एक्शन इतनी जबरदस्त है कि वो इरिटेबल होता है, इम्पेशेंस होता है, टेम्परामेंट से गुस्सा भी करता है। और हैनीमैन ने कहा अगर डिस्पोज टू एंगर एंड स्पाइट ऑफ आर डिसेप्शन ना हो तो प्रिस्क्राइब ना करना। ये हैनीमैन ने एलेंस के नोट में लिख दिया है। अतः कन्वर्जेंस विद कॉन्शियसनेस, ये कई सी दवाइयां हैं। तो ये आप इसका हम कहिए तो एक एग्जांपल दे दें, कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में मैं पढ़ाता था, वहां पर एक व्यक्ति को आ गया, झटके आ गए, बचई नाम था कंपाउंडर का। तो लोगों ने कहा कि उसको तो झटके आ गए, वहाँ 10 कंपाउंडर हैं, स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला ने कहा रेशम सिंह को कहो। मैं इतना घबरा गया कि किसी का कन्वर्जेंस हम कैसे ठीक करेंगे। और बिफोर द स्टूडेंट, LBSH के 3rd ईयर के, 4th ईयर के, फाइनल ईयर के सब लड़के, बड़ी भीड़ पेशेंट। तो हमने कहा इनको संभाल के, जरा खंभा है इनका, पैर में चोट लग जाएगी तो ये गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, कन्वर्जेंस आ रहे हैं।
तो उन्होंने आंख मूंदे मूंदे क्या कहा, मुझको कोई छुए नहीं, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। तो हमने कहा रहे इनको नक्सोन का दो तुरंत। कन्वर्जेंस विद कॉन्शियसनेस, द रेयरेस्ट मेडिसिन इन एंटायर मटेरियल अमेरिका। ये अनकॉमन है, ये पिक्यूलियर है, ये स्ट्रेंज है, ये झटके आ रहे हैं और वो कॉन्शियस है। तो उसको जैसे बिफोर द LBSH स्टूडेंट्स सारे कॉलेज में भरे लड़के और झटके देखने के लिए और भीड़ लग गई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पेशेंट। जैसे नक्सोन का दिया गया, डॉक्टर साहब आप बिलीव करिए कि जो ये लिखा हुआ है 5th पैरा में 17th लाइन है, 8th एडिशन है किसका, SC एलन का। तो वहां पर उनका पूरा का पूरा झटका तुरंत खत्म हो गया। कई लोगों ने मुझसे पूछा, मेरी आवाज जा रही होगी, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि लाइट चली गई, कई लोगों ने पूछा कि नक्सोन का कैसे दिया, प्रिंसिपल साहब आ गए, डॉक्टर ML शुक्ला उन्होंने कैसे। हमने कहा सर एलेंस की नोट देखिए, लेफ्ट पेज में 5th पैरा में 17th लाइन में इटैलिक लेटर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जेंस विद कॉन्शियसनेस। तो मेडिसिन अगर आपकी इंडिकेटेड है, क्योंकि तो बेहोश हो जाता, वो तो होश में था, कन्वर्जेंस हो रहा, आंख मूंदने से क्या हुआ। खैर नहीं हाउ, ये भी जब नाक बंद हो जाती है आजकल के सीजन में, एक डोज दे के देखना चाहिए। तीसरी दवाई आजकल जो होता है कि ठंड के मौसम में दर्द होने लगे तो बेलाडोना, जरा हमको सोलानेसी का डलका मारा है, सोलानेसी का हायोसाइमस है, सोलानेसी का स्ट्रामोनियम है, सोलानेसी का टोबैकम है। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया और मैंने पूछा सर सोलानेसी फैमिली की हमारे यहाँ बड़ी टॉप की मेडिसिन है। तो बोले देखो एसएम सिंह, सोलानेसी फैमिली बड़ी फेमस है। हमने कहा क्यों इतनी फेमस है, तो उन्होंने कहा जितनी सब्जियां हम खाते हैं 60% ये सब्जियां हमारी सोलानेसी फैमिली की हैं। हमने कहा इसमें क्या विशेष बात है, बोले क्या इनके वेजिटेबल किंगडम की ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन करो या लॉन्गिट्यूडनल, जब देखोगे तो इनका ओवरी जो अरेंजमेंट ऑफ ओवरी है या तो ट्रांसवर्सेज है या लॉन्गिट्यूडनल है। पूरे वेजिटेबल किंगडम में सोलानेसी फैमिली ऐसी फैमिली है जिसका अरेंजमेंट ऑफ ओवरी ऑब्लिक है, ये सब टेढ़े टेढ़े चलते हैं। अच्छा, तब पता चला कि बेलाडोना में जो हमारा पागलपन होता है, मैंने चम्मच को भी काट लेगा फीवर में, उंगली भी काट लेगा, दूसरी दवाइयों में है, लेकिन हाइपर, इतना हाइपर बेलाडोना के एक्यूट का जितना होता दूसरों में कम है। अब दूसरी फैमिली देख रहे, दूसरी सोलानेसी फैमिली की हायोसाइमस है, लेसीबियस माइनिया है। कई लोग कपड़े उतार देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, परंतु हायोसाइमस इज कीपिंग इट्स पोजीशन ऑन द टॉप। उसके बराबर लेसीबियस मैनिया कोई नहीं, मैनिया माने पागलपन। तो बेलाडोना वाइल्ड मैनिया और सोलानेसी फैमिली के है, हायोसाइमस भी लेसीबियस मैनिया। अब आइए तीसरे मेंबर से मिलिए, हेलो मिस्टर स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम भी सोलानेसी फैमिली के। ये क्या करते हैं, अरे भाई आर्सेनिक हो, सीपिया हो, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत रिलीजियस मैनिया है। परंतु जितना रिलीजियस मैनिया हमारा ईश्वर से संबंध है, जो मैं कह दूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आदि आदि सब सुनाई पड़ रहा होगा, तो आदि आदि बिकॉज इट बिलोंग्स टू सोलानेसी फैमिली स्ट्रामोनिया। आता कैप्सिकम में तो आप डॉक्टर सर महेंद्र लाल सरकार, सर महेंद्र लाल सरकार तो जब नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज के थे तो उन्होंने कहा कि उनके मामा दिखाने आए कान, बोले एब्सेस है, 3 दिन के बाद ड्रेन कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मामा जी, 3 दिन बाद आ जाइएगा। मामा जी उनके नहीं गए। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, द सेकेंड पर्सन हु गॉट MD इन द ब्रिटिश पीरियड, इंडियन को MD मिलती नहीं थी, वो इतना जीनियस थे, 3rd ईयर में पढ़ते थे, लेकिन वो फाइनल ईयर MBBS के क्लासेस के लिए अथराइज थे लेने के लिए, टू बीइंग ए स्टूडेंट। महेंद्र सरकार जब मामा उनके नहीं है तो उनके घर गए, तो उनके घर पे उन्होंने कहा मामा जी आप आए नहीं, कान में देखा था, कहन बेटा मेरा तो ठीक हो गया। कहन मैंने देखा था
कि आपको एक्सेस कान में सेपरेशन है, कैसे ठीक हो गया? वो बगल वाला है एक, उसने कुछ होम्योपैथिक दिया। डॉक्टर मेहनलाल सरकार उसके घर गए, बोले तुमने क्या दिया भाई? उन्होंने कहा कैप्सिकम दिया, मस्टर्ड एब्सेस की, देखा कि टेम्पोरल बोन के मस्टर्ड में एब्सेस है, तो हमने कैप्सिकम दिया। मेहनलाल सरकार ने पढ़ा होम्योपैथी, और सेकंड डे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे। ब्रिटिश पीरियड ने उनको उनकी डिग्री एमडी की छीन ली। वो मेहनलाल सरकार, कैप्सिकम बिकॉज इट बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, टबैकम सोलेनेसी फैमिली, आदि आदि। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलाडोना ये पढ़ लेना, हम थोड़ा सा बहक गए, चले गए, दूसरी कोई मेडिसिन मिले तो इस तरीके से बहुत सी दवाइयां। आइए केन ट्रिपर्टी की तरफ चलें, जरा केन ट्रिपर्टी क्या कहती है। केन ट्रिपर्टी कह रही 1404 पेज पे कि एग्रीवेशन इन समर सीजन, दो ही मेडिसिन है +3 की, एक है फ्लोरिक एसिड और एक है कैलिबाइक्रोम। और इसके बाद इनकी समर सीजन में सारी तकलीफें होती, कंप्लेंट्स यही है कि इनके हॉट वेदर में होता है। 4th पैराग्राफ अगर देखें एरंस में तो आपको मिलेगा कि ये सब काम यही करते हैं। और यही नहीं, आप हम चाहेंगे आप एक्सपोजर टू सन, साइकिल चलाए चले जा रहे हैं, स्कूटर से चले जा रहे हैं, और एक्सपोजर टू सन, हमारे सन की वजह से बहुत परेशानी हुई, तो वो समय एंटीक्रूड है, क्लोनाइन है, आदि आदि दवाइयां हैं। सन स्ट्रोक से जो परेशानी करती है उसमें ये सब दवाइयां हैं। नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर है। लेकिन एक्सर्शन इन सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सर्शन इन सन, बड़ा मेहनत कर रहे हैं खेत में माली, बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा एक्सर्शन कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल चला जा रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं, अकेली एक मेडिसिन केन ट्रिपर्टी में कह रहे हैं, और +3, बड़ा मुश्किल काम है, क्या करें? तो हमने कहा लाओ एंटीक्रूड को देख लें। अगर ये कह रहे हैं कि बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्सर्शन इन द सन, गर्मी के दिनों में एक्सर्शन करने से अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो देखा जाए तो वो एंटीक्रूड +3 है। +3 है तो ठीक है, लेकिन सिंगल मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन है, तो इसमें क्या बात है? बोले कि एग्रीवेशन इन कोल्ड बात है एलन में, लेकिन एक्सर्शन इन हाइट। हमको एक केस अपना याद आ रहा जहां से हमारा यू टर्न हुआ, जिसने हमको कमवाया। एक बार मैंने बात किया था कि हमारी छोटी सी क्लिनिक में, जिसमें पंचर बनाते लोग, वो इस तरीके की शटर की क्लिनिक थी। हमने दूर से देखा कि पुलिस की गाड़ी खड़ी, जब हम जा रहे थे क्लिनिक में तो हम नहीं गए, तो पता किया कि चाहे पुलिस की गाड़ी आई है, तो पता लगा एक मरीज को दिखाने के लिए, तो ट्रक थी पुलिस की। तो हम गए, तब हिम्मत थी, तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि इनकी 18 साल की एक बेटी थी, उसका डेथ हो गया था, तो जमनम गर्मी के दिन में जमनम ठंडे पानी में नहाए, उसके बाद से इनको सर दर्द हो गया और ये बेहोश हो जाते हैं, उठते हैं, आदि आदि। तो हमने कहा कि तो बड़ा, लेकिन हमने पढ़ रखा था कि कोल्ड बेदिंग से समर सीजन में कुछ हो तो जरा सा सावधान रखना। और इसके बाद हमने उनको एंटीक्रूड दिया 200। हमने कहा उठाओ, उन लोगों का, ये तो नर्सिंग होम में भर्ती थे, वहां से ले आए 7 दिन से, और ये उठा बैठाएंगे, चिल्लाएंगे, फटेगा सर, मरेंगे हम तो हमने उठा के देखो तो आपको टेस्ट हो जाए कि एंटीक्रूड काम करती है कि नहीं करती। एंटीक्रूड देने के बाद वो व्यक्ति उठा, लोग वेट कर रहे थे गिरेगा, लेकिन गिरा उरा नहीं, उठ के गया, अपनी क्लिनिक में गया। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन में लाभ सिमिलिया अगर कहीं मिल जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रेस्पिरेशन भी देखेंगे, आजकल बोल रहे हैं गर्मी में बोलते 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 लॉस ऑफ वॉइस हो गई और ओवरहीटेड हो गए, तो बोलने ही खत्म हो गया। एंटीक्रूड है। हमने ये नहीं कहा कि डॉक्टर पी बनर्जी जो लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर, बड़ा नामी गिरामी प्रैक्टिशनर है, 3 खानदान के उनके यहाँ के लोग हैं, उन्होंने एक में लिखा कि हॉर्सनेस अगर चली गई किसी की और बोलने के बाद धीरे धीरे हॉर्सनेस आ गई, तो मूवमेंट गिव्स रिलीफ। जब बोलता है तो धीरे धीरे आवाज खुल जाती है, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। और उन्होंने रेस्ट्रिक्स दिया, उनकी किताब में लिखा
फिजिशियन मस्ट कीन ऑब्जर्वर, वो कहाँ बैठा है, कैसे लेटा है, कैसे सोया है, किस पोस्चर में। सेक्शन 90 में देखिए तो सेक्शन 90 में 2.5-3 लाइन है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, लेकिन 15 लाइन है कि डॉक्टर बड़ा बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन कर लिए, अरे अपना कलम बंद करो, अपनी जेब में रखो, पेशेंट को देखो। फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर, कैसे बात कर रहा, हाथ उठा उंगलियां चला रहा, कैलिब्रोमेटम है कि पैर हिलाते बात कर रहा है, जिंकम मेटेलिकम है कि पैर हाथ से भी बात कर रहा है और पैर भी हिला रहा है, दोनों चीजें हैं तो मेड्राइनम है। हम उधर नहीं जाना चाहते, हम तो इधर कहना चाहते हैं कि अभी जो हम बात कर रहे थे बेलाडोना इन सबकी, तो सेक्शन 221 याद आ गया, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन, सेक्शन 221, क्योंकि साइकिक डिजीजेस शुरू हो गई होम्योपैथिक में 210 से 230 तक, सेक्शन 210 से लेके 230 तक साइकिक डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, इनके ऊपर हनीमैन का क्या काम है। सेक्शन 221 पे आइए, सेक्शन 221 में कह रहे हैं कि 5 दवाइयां जहां पर टेम्परामेंट, इमोशनल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, साइकिक डिजीजेस, एक्यूटनेस है, रिमेंबर 5 डिजीजेस, 5 मेडिसिन, एकोनाइट, बेलाडोना, हाइसाइमस, स्टामोनियम, मरकरी, 5 दवाइयां लिखी ऑर्गन में, कहा सेक्शन 221 में, किस पेज पे, लेफ्ट पेज में ब्रैकेट में लिखी हैं। अच्छा, तो इसमें तो 3 दवाइयां तो सोलेनेसी फैमिली की हैं, हम फिर उधर पलट गए, उधर नहीं जाना चाहेंगे। अभी हम एक्सपोजर टू हीट, एंटिम क्रूड, इसलिए काज एंड एक्शन, हैनीमैन ने इतनी बड़ी भारी बात कही, क्या काज है, टर्निंग पॉइंट कहाँ है, की पॉइंट कहाँ है, धुआं मत देखो, चिंगारी कहाँ है उसको देखो। फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर, अगर उसको ये पता चल गया बीमारी का कारण कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड कहाँ है, बस फिर क्या पूछना, फिर आप दवाई देके देखिए, चिंगारी बुझी, धुआं गायब। तो डायनामिकली डिफरेंट डिजीजेस आर 100% curable by homeopathic medicine. No system can come parallel to us. कोई सिस्टम नहीं हमारे बराबर आने के होम्योपैथी के, लेकिन कौन सी डिजीज है, डायनेमिकली डिफरेंट डिजीज। तो हम परसे जिला में कह रहे थे कि हुपिंग कब भी है। मैं आपका खाविन डॉक्टर दरियानी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार प्रोफेसर दरियानी साहब, नमस्कार। आपके प्रवचन सुनते तो ऐसा लगता है कि बाबा जी का सत्संग सुन रहे हैं। मैंने आप ही से सीखा गुरुजी। आप दुबे जी के सही माना में स्टूडेंट हैं। वो चलती फिरती मैट्रामेडिका थी, आप बोलते बोलती मैट्रामेडिका है। अरे आप ही से सीखा, जो कुछ दिया आप ही ने दिया गुरुजी। अब छोड़िए ना बात को, जब एक तरफ चेला मैं गुरु मान रहा हूँ, दूसरी तरफ आप मेरे को गुरु मान रहे हैं, तो अब ये लाइकोपोडियम का सिम्टम है, ये लाइकोपोडियम का सिम्टम है या नहीं है? और दूसरे लोगों को जान लीजिए, डॉक्टर प्रोफेसर दरियानी साहब डीन हैं, रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, बड़े बड़े पद इन्होंने लिया। इनके ओपीडी में मैंने भीड़ देखी जयपुर हॉस्पिटल में। महाराज क्या क्वेश्चन है सर? प्रभु 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 शांत। हाँ शांत। मैं कुछ आपके बारे में कहना चाह रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, टाइम देखो टाइम देखो, और जब कहते हैं कि अभी टाइम है तो बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैं आपकी तारीफ करता हूं तो कहते सब आपसे सीखा है। प्रभु क्षमा करिए, संदीप जी डॉक्टर साहब को समझाइए, मैं तारीफ करने नहीं आया हूं, मैं बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वर। करेक्ट। मैं सुन रहा हूं आपको, बहुत पेशेंसली सुन रहा हूं, पर मैंने जो आपसे अर्ज किया कि मैं ज्यादा बोल जाता हूं, अरे 3 बार रिमाइंड कराया कि मेरा टाइम कितना है, खत्म तो नहीं हो गया, बंद करूं क्या? लेकिन जब ये कहा जाता है कि अभी 10 मिनट है, आई फिर खुश हूं। और जब कोई आपकी तारीफ करने के लिए सामने हाथ जोड़ के खड़ा है तो आप कहते हैं कि आपसे ही तो सीखा है। ये कितना बड़ा बड़प्पन है। अब ये बड़प्पन
ऑब्जर्वेशन में कहाँ लेंगे? रिपीट कर दे सर। सर चुप रहूंगा मैं, इसका आंसर मेरे पास नहीं सर, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास कहाँ सर, आप ही से पूछूंगा। महाराज आपने तो खुद ने कहा कि शुड बी कीन ऑब्जर्वर। मैं जो अनाड़ी हूं, जितना मैंने आपसे सीखा है उतना मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो आप टॉकेटिव हैं, ये सब मानते हैं, सर टॉपिक को जंप कर जाते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आपकी बढ़ाई कोई करे तो आप निम्रता से झुक जाते हैं। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा सामान्य आ रहा है। एससी एलन का प्रीफेस का सेकंड और थर्ड लाइन, प्रीफेस में एससी एलन लिखते हैं कि इट इज ए कांस्टेंट लाइफ टाइम वर्क ऑफ ए होम्योपैथिक स्टूडेंट टू स्टडी द मटेरिया मेडिका फॉर कंट्रास्ट एंड कंपेयरिंग in between 2-3 similar medicine to find out the simillimum। जीवन पर्यंत होम्योपैथ को पढ़ना पड़ेगा और दो नजदीक आने वाली दवाइयों में 2-3 जो सिमिलर दिखती हैं उनमें कहाँ कंट्रास्ट होगा, कहाँ अलग निकलेगा, ताकि सिमिलम मिल सके। ये सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ प्रीफेस ऑफ एससी एलन सर, वहां से सीखा सर।